हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आप जानते हैं पहले से हम बात कर रहे हैं 2023 में दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था, 2023 के दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोग 60 क्वेश्चंस पे बात कर चुके हैं। 60 क्वेश्चंस हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसका 12 वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। वहां जाकर के आप वीडियो को जाकर आराम से देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। तो क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने में है और देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 61, बहुत आसान क्वेश्चन है। भले ही इस पॉइंट पर हम इससे पहले बात नहीं किए हैं, लेकिन आप सभी लोग इस चीजों को अच्छे से जानते होंगे। क्वेश्चन है कि बताता है कि 61 क्वेश्चन नंबर है, कहता है कि ए जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, इस पे ध्यान दीजिएगा। ए जीरो रिजेक्शन पॉलिसी वाज एडॉप्टेड अंडर, ये जो जीरो रिजेक्शन पॉलिसी है वो किसने एडॉप्ट किया था? जीरो रिजेक्शन पॉलिसी किसने एडॉप्ट किया था? तो आपको अच्छे से मालूम है कि इसको सर्व शिक्षा अभियान 2001 में जो बना था उसने जीरो रिजेक्शन पॉलिसी को अपनाया था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है आगे समझते हैं कि द जीरो रिजेक्शन पॉलिसी वाज एडॉप्टेड अंडर सर्व शिक्षा अभियान SSA। सर्व शिक्षा अभियान के जरिए जीरो रिजेक्शन पॉलिसी को एडॉप्ट किया गया। लॉन्च्ड इन 2001, 2001 में इसको लॉन्च किया गया। दिस पॉलिसी इंश्योर्स, ये जो पॉलिसी था वो ये तय करता था डेट की नो चाइल्ड इज डिनाइड एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कोई भी ऐसा बच्चा ना बचे जो जहां तक एजुकेशन, जहां तक शिक्षा ना पहुंचे। नो चाइल्ड इज डिनाई, कोई बच्चा ऐसा ना हो जो जहां तक हम शिक्षा को ना नहीं पहुंचा सके, यानी हर बच्चे को, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज। साथ ही साथ जो डिसेबल बच्चे हैं उन बच्चों को भी बाय प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट सर्विस। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी जो था SSA का, इसका लक्ष्य था, इन पॉलिसी था, इनका जो एम था वो एम था कि हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना है। कोई ऐसा बच्चा ना बचे जो स्कूल तक उसकी एक्सेस ना हो सके। और साथ में नॉर्मल बच्चे से लेकर के डिसेबल बच्चे तक, और उनके और साथ ही साथ इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना है। और जो भी नेसेसरी सपोर्ट सर्विस हमको बच्चे को चाहिए उसको प्रोवाइड करना है। ये था जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, SSA का, सर्व शिक्षा अभियान का। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान। उसके बाद है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1975, जिसमें 7 तरह के डिसेबिलिटी की बात की गई थी। 1995 में जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट है उसमें 7 तरह के डिसेबिलिटी की बात की गई थी। और इसको फिर रिवाइज किया गया 2016 में। 2016 में 21 तरह के डिसेबिलिटी को पर बात की गई थी। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इस पर इंडिविजुअल अलग से वीडियो बनेगा। उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, तो ये भी एक बहुत बड़ा वीडियो है। तो ये सबको हम छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा इसको एक्सप्लेन करने के लिए 1 घंटे का वीडियो चाहिए। तो खैर आपका आंसर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आस्तिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। हम इससे पहले इस पे बात कर चुके हैं कि इंडियन फिलोसफी जो है वो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है आस्तिक और एक है नास्तिक। ठीक है ना, इस पे हम बात कर चुके हैं कि जो इंडियन फिलोसफी है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हो गया आस्तिक, एक हो गया नास्तिक। तो बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट है इंडिया में, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट है इंडियन फिलोसफी में जो आस्तिक को फॉलो करते हैं, और बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट है जो नास्तिक फिलोसफी को फॉलो करते हैं। ठीक है ना। तो यहां दिया हुआ है कि इसमें से कौन ऐसे हैं जो आस्तिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी को फॉलो करते हैं। आस्तिक, क्योंकि यहां आंसर गलत दिया हुआ है, आइए पहले इसको समझ लेते हैं तो फिर हम इसके आंसर पे बात करेंगे, क्योंकि यहां आंसर इसका सही नहीं है। आस्तिक और नास्तिक, आइए। 6 आस्तिक, यानी इसे ऑर्थोडॉक्स कहते हैं हम, स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। जो इंडियन फिलोसफी है, स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है, उसमें 6 तरह के ऐसे स्कूल ऑफ थॉट हैं जो आस्तिक है।
आस्तिक है, यानी ऑर्थोडॉक्स उसे कहा गया, ऑर्थोडॉक्स। आस्तिक भी दे सकता है और ऑर्थोडॉक्स भी दे सकता है, तो ये 6 है, 6 है। एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ वेदास, ये जो है, ये जो आस्तिक लोग कौन है, वो स्कूल ऑफ थॉट जो वेद को एक्सेप्ट करते हैं, वेद को सही मानते हैं, है ना। तो इसमें 6 कौन कौन है, इसमें है पहला सांख्या, आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट है। न्याया, आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट है। योगा, आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट है। वैशेषिका, आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट है। पूर्व मीमांसा और वेदांता, ये 6 जो है वो आस्तिक यानी ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है। और ये ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ये वो स्कूल ऑफ फिलोसफी होते हैं जो वेद को एक्सेप्ट करते हैं, यानी वेद की बातों को मानते हैं, उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ है नास्तिक, तो थ्री नास्तिक या हेटेरोडॉक्स, उसको हेटेरोडॉक्स कहा गया है। तो 3 ऐसे स्कूल ऑफ थॉट है जो नास्तिक है, नहीं हेटेरोडॉक्स है, जो डू नॉट एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ वेदास, ये वेदा को एक्सेप्ट नहीं करते, वेदा की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। ये 3 है, उसमें एक है बुद्धिज्म, एक है जैनिज्म, एक है चारवाक। क्लियर ना, एक है बुद्धिज्म और एक है जैनिज्म और एक है चारवाक। ये 3 जो है, तीनों ये जो है वेदा को डू नॉट एक्सेप्ट, डू नॉट एक्सेप्ट वेदा, ये वेद को एक्सेप्ट नहीं करते, वेद को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए इसको कहा गया है नास्तिक, इसलिए इसको कहा गया है नास्तिक। और इसको इंग्लिश में कह सकते हैं आप हेटेरोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स, ठीक है ना। ये कितना है, 3 है। तो यहां जो आंसर दिया हुआ था उसमें कहा था कि कौन ना आस्तिक है। देखिए आस्तिक कौन कहा गया था, तो बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक, ये जो है ये नास्तिक है ना, ये भी नास्तिक है, ये भी नास्तिक है और ये भी नास्तिक है। असंख्या आस्तिक है और न्याय आस्तिक है। तो यहां आंसर होगा सी और डी, आंसर होगा इसका। और इसमें सी और डी कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप आंसर को छोड़ें, जो कि गलत आंसर दिया हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा न्याया और सांख्य, आपका आंसर हो जाएगा सी और डी। और इस तरह से आपके दिमाग में ये बात आ गई कि जो 6 आस्तिक यानी 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी है इंडियन में, वो कौन है, सांख्या, योगा, पूर्व मीमांसा, न्याया, वैशेषिका और वेदांता। और 3 जो नास्तिक है स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और चारवाक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आंसर आप समझ गए। आइए क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इंपॉर्टेंट मतलब क्या कि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है कि डिफरेंस, फर्क बिटवीन वैल्यू ऑफ पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जो पैरामीटर है उन दोनों के, उनकी जो वैल्यू है, पैरामीटर की वैल्यू जो है और स्टैटिस्टिक्स की जो वैल्यू है, उन दोनों के बीच के फर्क को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सैंपलिंग एरर। ये बात याद रखिएगा, उसको कहते हैं सैंपलिंग एरर, ठीक है। उसको कहते हैं सैंपलिंग एरर, यानी पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स के जो वैल्यू होते हैं, उन दोनों के बीच जो वैल्यू होते हैं, वैल्यू, उन दोनों के बीच के जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं सैंपलिंग एरर। इसका आंसर हो जाएगा सैंपलिंग। यहाँ पे एरर नहीं लिखा हुआ है, एरर लिखा होना चाहिए, उसे कहते हैं सैंपलिंग एरर। क्लियर। आइए इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, थोड़ा सा डीपली, कि सैंपलिंग एरर होता क्या है। क्या है सैंपलिंग एरर? द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ पैरामीटर। ये जो पैरामीटर क्या है, पैरामीटर है जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे कहते हैं पैरामीटर, उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू। एंड स्टैटिस्टिक्स, और ये स्टैटिस्टिक्स क्या है, जो सैंपल है, सैंपल, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। और इन दोनों के जो वैल्यू है, स्टैटिस्टिक का वैल्यू और पैरामीटर का वैल्यू, इज कॉल्ड सैंपलिंग एरर। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसे कहते हैं सैंपलिंग एरर। यानी कि एक तरफ हो गया पॉपुलेशन, एक तरफ हो गया पॉपुलेशन और एक तरफ हो गया सैंपल, सैंपल। और इन दोनों के बीच इसके पैरामीटर्स, पॉपुलेशन का जो वैल्यू होता है, या ये भी याद रखिएगा, जो पॉपुलेशन की जो वैल्यू होती है, पॉपुलेशन की जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं पैरामीटर, ये भी याद रखिएगा, पैरामीटर, ठीक है ना। और सैंपल का जो वैल्यू होता है
सैंपल का जो वैल्यू होता है उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे कहते हैं सैंपलिंग एरर, उसे कहते हैं सैंपलिंग एरर। क्लियर? आई होप आप बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना। इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आगे इसको समझ लेते हैं। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर ये क्या होता है, ये टाइप 1 एरर क्या होता है और टाइप 2 एरर क्या होता है। देखिए, अकर्स ये टाइप 1 एरर तब होता है व्हेन जब ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और उसको रिजेक्ट कर दिया जाए तो इसे कहते हैं टाइप 1 एरर। ये क्यों होता है? ड्यू टू चांस और सैंपलिंग वेरिएबिलिटी। जो सैंपलिंग की जो वेरिएबिलिटी होती है, आपने रिसर्च पढ़ा होगा, आपको पता होगा, उसमें उसकी वजह से ये टाइप 1 एरर होता है। और ये जब नल हाइपोथेसिस, याद रखिए, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, एक याद रखिएगा फॉर्मूला, यानी ट्रू मतलब राइट, ट्रू मतलब राइट, राइट हो और रिजेक्ट कर दिया जाए, राइट हो और रिजेक्ट कर दिया, जैसे कहते हैं टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर। और आसान याद कीजिए, आपको समझ में आएगा। देखिए, ट्रू, ट्रू मतलब राइट और रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट करना, तो टाइप 1 एरर। इसको आप ऐसे याद रखिए, RR1, RR1, ये ट्रिक ऐसे याद रखिए इसको, RR1 यानी R मतलब राइट, R मतलब राइट, R मतलब राइट, राइट मतलब ट्रू, और R मतलब रिजेक्ट, रिजेक्ट। अगर ऐसा ऑप्शन हो तो अगर ऐसा हो तो इसे कहते हैं टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर। क्लियर? इसको याद रखिए आप, जो टाइप 1 एरर है उसको रखिए RR1, ठीक है ना, RR1। आई होप आप समझ गए होंगे। और टाइप 2 क्या है, अब जानते हैं। टाइप 2 जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो, जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो इसे कहते हैं टाइप 2 एरर। ये क्यों होता है? ऑफन ड्यू टू इनसफिशियंट सैंपल साइज और पावर, जब सैंपल साइज इनसफिशियंट हो, जब बहुत कम हो सैंपल साइज, तो टाइप 2 एरर होने के चांसेस होते हैं। तो ये कब होता है? जब नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स हो, गलत हो और उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो पहला आप याद रखिए, दूसरा आपको याद हो जाएगा। आप याद रखिए RR1 राइट हो, उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, इसलिए टाइप 1 एरर है। I1 मतलब 1 एरर, टाइप 1 एरर, ठीक है ना। आई होप आपको ये याद रहेगा इस ट्रिक को। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सैंपलिंग एरर। और एरर इन कैलकुलेशन तो आप जानते हैं कि जब कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें कुछ गलती पा रही है तो उसे कहते हैं एरर इन कैलकुलेशन। तो याद रखिएगा ना इसको, ये है कि RR1 यानी टाइप 1 एरर मतलब आपका नल हाइपोथेसिस राइट है, उसको आपने रिजेक्ट कर दिया, तो टाइप 1 एरर। और क्या है? फॉल्स है, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो टाइप 2 एरर। FA फॉल्स, उसको एक्सेप्ट कर लिया, टाइप 2 एरर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। कहता है विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस। हमने फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस को अच्छे से पढ़ा है ना, आपको एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस को हमने पढ़ लिया, बोलता है नॉट ट्रू, इसमें से कौन सही नहीं है। फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस के केस में इसमें से कौन सही नहीं है, आइए देख लेते हैं कौन सही नहीं है। अच्छा, इंटरेक्शन मींस, इंटरेक्शन का मतलब है पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ये तो है, यानी कि जो फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस में जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन का मतलब है जो पार्टिसिपेंट है, जो टीचर है पार्टिसिपेंट और स्टूडेंट है, उनके बीच इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, उन टीचिंग के प्रोसेस में इन दोनों के बीच को जो इंटरेक्शन है, वो तो मतलब इंटरेक्शन का मतलब ही यही है कि जो पार्टिसिपेंट है टीचर और स्टूडेंट, उसके बीच का उसके बीच में, उसके बीच टीचिंग प्रोसेस होना, तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, टीचर इवेल्युएट द स्टूडेंट्स थ्रू असाइनमेंट, यही गलत है। जो फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस में असाइनमेंट की बात नहीं की गई है,
उसमें ये नहीं कहा गया है कि असाइनमेंट के जरिए हम बच्चे को एवेलुएट करेंगे। ये बात बिल्कुल सही, असाइनमेंट की बात ही नहीं है। अच्छा, इट हेल्प टू नो वेदर द टीचर इज इफेक्टिव और नॉट। बिल्कुल, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस से हमें ये हेल्प मिलता है कि जो टीचर हैं वो इफेक्टिव हैं या नहीं। ये तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, टीचर इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स थ्रू लेक्चर, आस्किंग क्वेश्चन, क्रिटिसाइजिंग एंड गिविंग डायरेक्शंस एक्सेट्रा। बिल्कुल, टीचर जो इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स थ्रू, टीचर जो है इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है स्टूडेंट पर लेक्चर के माध्यम के से, आस्किंग क्वेश्चन पूछने के माध्यम से, क्रिटिसाइज करने के माध्यम से, उसको डायरेक्शन देने के माध्यम से। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी इसका आंसर है। इसका आंसर क्या नहीं है? असाइनमेंट इसका आंसर नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसको देख लेते हैं। तो फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस डज नॉट इवॉल्व इवेलुएटिंग स्टूडेंट्स थ्रू असाइनमेंट्स। तो फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस में स्टूडेंट्स को असाइनमेंट के जरिए इवेलुएट करने की बात कभी भी नहीं की गई है। इट इज ए सिस्टम फॉर ऑब्जर्विंग, रिकॉर्डिंग टीचर स्टूडेंट्स इंटरेक्शन इन क्लासरूम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से टीचर और स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, व्हाटएवर। और जो इट फोकसेस द वर्बल याद रखिएगा, ये वर्बल इंटरेक्शन पे फोकस करता है। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच वर्बल इंटरेक्शन पे फोकस करता है, नॉन वर्बल नहीं, वर्बल इंटरेक्शन पर, ठीक है ना। इसकी जो की पॉइंट है वो ये है, इट एम्फेसाइज द पार्टिसिपेंट ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन क्लासरूम इंटरेक्शन। बिल्कुल, ये जोर देता है दोनों टीचर और स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन पर जोर देता है क्लासरूम में, ठीक है। अच्छा, इट हेल्प एसेस द टीचर्स इफेक्टिवनेस बाय एनालाइजिंग देयर बिहेवियर एंड इंटरेक्शंस पैटर्न्स। इससे हमें हेल्प मिलता है कि टीचर को हम एसेस कर सके, टीचर के इफेक्टिवनेस को हम एसेस कर सकें, एनालाइजिंग करके देयर बिहेवियर, उसके बिहेवियर को एनालाइज करके और उसको इंटरेक्शन पैटर्न को एनालाइज करके हम उसके टीचर के इफेक्टिवनेस को हम एसेस कर सकते हैं। द टीचर इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स थ्रू मेथड्स ऑफ लाइक लेक्चर, क्वेश्चनिंग। बिल्कुल, टीचर जो है बच्चे पर अपना इन्फ्लुएंस डालता है लेक्चर के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, डायरेक्शन के माध्यम से, और भी क्रिटिसाइजिंग और भी कई तरीके हैं, उसके माध्यम से टीचर स्टूडेंट्स पे इन्फ्लुएंस डालता है। तो ये इसके आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा टीचर इवेल्युएशन द स्टूडेंट्स थ्रू असाइनमेंट। ये बिल्कुल गलत है, असाइनमेंट की बात कभी भी नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 65, which apex body is regulating integrate teacher education program। याद है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को इन कंट्री, हमारे देश में टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को कौन सा बॉडी रेगुलेट करता है? एपेक्स मतलब सबसे ऊंचा, हाई, हाईएस्ट बॉडी। कौन सी हाईएस्ट बॉडी है जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को रेगुलेट करता है? उसका नाम है एनसीटीई। अब जानते हैं उसका नाम है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटीई, ठीक है ना। तो एनसीटीई जो है हमारे हिंदुस्तान में जो एपेक्स बॉडी है, सबसे हाई बॉडी है जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को रेगुलेट करता है। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और भी चीजों को। एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, पहले तो आपको ये याद रखना है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटी। इसको एस्टेब्लिश्ड किया था 1995 को, है ना। 1993 में, सॉरी 1993 में इसको पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए इसको पारित किया गया और 1 जुलाई 1995 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, मतलब ये इन्फोर्स हो गया, लागू कर दिया गया। इसलिए 1995 को ही एस्टेब्लिशमेंट माना जाता है, क्योंकि तब से ये लागू हो गया था। इज द एपेक्स बॉडी रेगुलेटिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये एपेक्स बॉडी सबसे हाई बॉडी है जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को रेगुलेट करता है इंडिया में, और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी को भी ये रेगुलेट करता है ना। एनसीईआरटी अब जानते हैं, याद पहला नंबर आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी। ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1961 में। ये याद रखना है कि 1961 में एनसीईआरटी जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है ना। तो ओके, तो फोकस ऑन एजुकेशनल एंड रिसर्च करिकुलम डेवलपमेंट एंड टीचर ट्रेनिंग।
ये फोकस करता है एजुकेशनल रिसर्च पर, करिकुलम डेवलपमेंट पर एंड टीचर ट्रेनिंग पर, ठीक है ना, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी एक ब्रॉड कंसेप्ट है, लेकिन खास तौर से एनसीटी जो है वो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम पर ज्यादा इसका फोकस होता है। अच्छा, न्यूपा, पहले नंबर याद रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूपा, एस्टेब्लिश्ड इन 1962 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था न्यूपा को। ये फोकसेस ऑन एजुकेशनल प्लानिंग पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये एजुकेशनल प्लानिंग हो या पॉलिसी हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, उस पर इसका फोकस होता है न्यूपा का। क्लियर ना? 1961 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एनसीईआरटी को 1960 सॉरी न्यूपा को 1962 में, एनसीईआरटी को 1961 में। क्लियर? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, इसको एस्टेब्लिश किया था 1956 में, याद रखिएगा 1956 में। फोकस ऑन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूजीसी का जो फोकस होता है वो होता है हायर एजुकेशन में, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे इसका फोकस होता है। ठीक है ना? तो चंद बातें आपको याद रखना है, जैसे कि आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी जो है, एनसीटी जो है वो 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये इसका मेन फोकस होता है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम पर। एनसीईआरटी जो है वो 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका काम है करिकुलम डेवलपमेंट करना और भी बहुत सारा। न्यूपा जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1962 में हुआ था। इसका काम है प्लानिंग करना, एडमिनिस्ट्रेटिव करना, वटेवर। यूजीसी का 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इसका काम है हायर एजुकेशन को देखना। तो इस तरह से हमने 65 क्वेश्चंस को किया, हमने 61 से लेकर के और 65 क्वेश्चंस तक कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 66 से लेकर के 70 क्वेश्चंस तक, क्योंकि हम पांच क्वेश्चंस को ही एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत नहीं बहुत कम टाइम लगता है इतना ज्यादा बात करने में। क्वेश्चन को देखते रहिए, सीखते रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत कुछ सीखिए क्वेश्चंस को देख करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। ओके, बाय।